गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको आपके सिलेबस के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए ले जा रहा हूँ। दरअसल यह शब्द हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बार बार प्रयोग में लाते हैं, लेकिन इस शब्द का जो वास्तविक अर्थ है उसको समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। जी हाँ, आज मैं संस्कृति पे चर्चा करने वाला हूँ। आज के इस लेक्चर में दो मुख्य बिंदुओं पे चर्चा होगी। पहला यह कि संस्कृति का अर्थ क्या होता है, और दूसरा संस्कृति के तीन प्रमुख जो प्रकार हैं वो क्या है। तो सबसे पहले संस्कृति का अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। दो शब्द हैं, संस्कृति और सभ्यता। एक मनुष्य में अपने समाज के प्रति गहरी आस्था और दिलचस्पी होती है। हम जो कुछ सीखते हैं वो अपने समाज से ही सीखते हैं, और हमारा समाज हमें निरंतर कुछ चीज़ें ट्रांसफ़र करता रहता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक। वो चीज़ें, वो गुण, वो अवगुण जो हमारे समाज से हमारे अंतर्मन को मिलती है, यानी हमारी आत्मा को मिलती है, जो दिखती नहीं है लेकिन वो हमारे अंदर स्वतः आत्मसात हो जाती है। और इन चीज़ों के आधार पे हम अपने निर्णय लेते हैं। हम अपने निर्णय लेने की पूरी प्रक्रिया इन गुणों के आधार पे निर्धारित करते हैं। उदाहरण के तौर पे हम सभी भारतीयों में धर्म के प्रति गहरी आस्था है। हम ईश्वर में विश्वास रखते हैं, हम स्वच्छता में विश्वास रखते हैं, हम दूसरों की भलाई करना चाहते हैं, हम जीव हत्या और अहिंसा में जीव हत्या नहीं करना चाहते, हम अहिंसा में विश्वास रखते हैं, हम लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखते हैं। ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। अब जब इन चीजों को के आलोक में हम अपने निर्णय लेते हैं तो उसे एक भौतिक स्वरूप प्रदान करते हैं, तो हमारी संस्कृति सभ्यता का रूप ले लेती है। जो चीजें हमारे मन में हैं, वो चीजें जो हमारे सोचने, समझने, काम करने के तरीके को प्रभावित करती है, सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है, वो संस्कृति है। और जो चीजें मूर्त रूप में हमारे सामने आती हैं, यानी कि जिसको हम फिजिकली टच कर सकते हैं, वो हमारी सभ्यता है। जैसा मैंने कहा, हम ईश्वर में यकीन रखते हैं। हजारों सालों से हम ईश्वर में यकीन रखते आए हैं। हमारे पूर्वज रखते आए थे, हमारे माता पिता रखते हैं, हम रखते हैं, हमारे बच्चे भी रखते हैं। तो ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। लेकिन जब इसको हम मूर्त रूप देते हैं, मंदिरों का निर्माण होता है, मस्जिदों का निर्माण होता है, गुरुद्वारा बनाया जाता है, हम कला, साहित्य, नृत्य और तमाम तरह की जो कलात्मक गतिविधियां हैं उनमें शामिल होते हैं, तो संस्कृति सभ्यता के रूप में परिलक्षित होती है।
मतलब ये कि संस्कृति हमारे मन से जुड़ा विषय है, हमारे अभौतिक सुख से जुड़ा हुआ विषय है, और सभ्यता हमारे भौतिक सुख से जुड़ा हुआ मुद्दा है। मैंने आपको मार्केटिंग की क्लासेस में पढ़ाया होगा कि हमारी दो तरह की जरूरतें होती हैं, फिजियोलॉजिकल नीड्स एंड साइकोलॉजिकल नीड्स। जब हम अपनी साइकोलॉजिकल नीड्स, जब हम अपने मनोवैज्ञानिक जरूरतों को पूरा करने के लिए संसाधनों का निर्माण करते हैं, तब संस्कृति का विकास होता है। संस्कृति प्राचीन काल में संस्कृति स्वतः विकसित होती थी, लेकिन इसकी रफ्तार बड़ी धीमी होती है। सांस्कृतिक बदलाव धीरे धीरे होते हैं, क्योंकि ये बदलाव वैचारिक स्तर पे होते हैं, आत्मा की गहराइयों से होते हैं। लेकिन सभ्यता में बदलाव बहुत तेजी से होता है। सांस्कृतिक बदलाव धीमे होते हैं और सभ्यता में बदलाव तेजी से होता है। इसलिए भारत की संस्कृति लंबे समय से अक्षुण्ण रही है। हजारों साल से हमारी संस्कृति निरंतर चलती आ रही है। बुनियादी सिद्धांत आज भी वही है, लेकिन सभ्यताएं बदलती रही हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक सभ्यता, फिर इस्लामिक सभ्यता, विजयनगर की सभ्यता। सभ्यताएं एक जीवन शैली को प्रदर्शित करती हैं। हमारे रहन सहन, हमारे खान पान एक तात्कालिक समय में उसको रिफ्लेक्ट करती हैं कि हमने कपड़े कैसे पहने, हमारे उठने बैठने चलने का तरीका कैसा है, हमारी भाषा किस प्रकार की है, हम रोजमर्रा की जिंदगी में किस प्रकार के कार्य करते हैं। ये हमारी सभ्यता है, क्योंकि ये दिखती है और समय के साथ ये बदलती रहती है। लेकिन जैसा हमने कहा कि हम ईश्वर में यकीन रखते हैं, हम लोकतांत्रिक मूल्यों में यकीन रखते हैं, हम जीवों के प्रति दया का भाव रखते हैं, हम अपने से बड़ों के प्रति सम्मान का भाव रखते हैं। ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। भारत में गंगा जमुनी संस्कृति है, यानी कि जमुनी संस्कृति इस्लामिक और गंगा हिंदू, तो दोनों के बीच में एक समन्वय की पूरी धारा बही है लंबे समय तक, और दोनों में एक दूसरे को सम्मान देने की और एक दूसरे को स्वीकार करने की प्रवृत्ति आंतरिक स्तर पर विकसित हुई है। अमीर खुसरो के की जो लिखी हुई चीजें हैं, कबीर वाणी है, तुलसी, रसखान, रैदास, जब हम इनको पढ़ते हैं या जब हम इनको सुनते हैं तो वहाँ पे कोई भी धार्मिक दीवार नहीं दिखती। यही गंगा जमुनी संस्कृति है। हम उतने ही चाव से गुलाम अली को भी सुनते हैं और उतने ही चाव से हम के एल सहगल को भी सुनते हैं। लता समाज के बीच में भी उतनी ही लोकप्रिय है जितनी कि नूरजहां और गुलाम अली हिंदुओं के बीच लोकप्रिय है। तो संस्कृति जो होती है वो एक समग्रता के साथ हमारे अंतर मन में निहित होती है और ये बदलती नहीं है। इसकी रफ्तार बदलने की बहुत धीमी होती है। हमने कहा डेमोक्रेटिक मूल्य, लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति हमारी आस्था रही है। भारत का जो दुनिया का मैं कहूँगा सबसे प्राचीन गणतंत्र भारत में था, वैशाली। लोकतंत्र का मतलब लोगों के हाथ में शक्ति, उन्हें निर्णय लेने का अधिकार देना। तो ये हमारे अंतर्मन में निहित है। आप रामायण पढ़िए, महाभारत पढ़िए, वहाँ पे आम लोगों की बातों को, उनके विचारों को बहुत महत्व दिया जाता था।
इसलिए ये हमारी संस्कृति में अंतर्निहित है। लेकिन जब हमने भारत का संविधान लिखा, आधुनिक भारत का संविधान लिखा, उसे आत्मसात किया 1950 में, तो हमने इसे एक मूर्त रूप दिया। ये हमारी सभ्यता का हिस्सा बना। संस्कृति के विविध पक्ष हैं। सभ्यता भी संस्कृति का ही एक हिस्सा है। संस्कृति का जो अभौतिक रूप है वो अंतर्निहित होता है, और संस्कृति का जो भौतिक रूप होता है वो सभ्यता के रूप में आपके सामने परिलक्षित होता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आधुनिक काल में संस्कृति के कई रूपों की चर्चा हुई है। उसमें एक है मास कल्चर, दूसरा है पॉपुलर कल्चर, और तीसरा है फॉक कल्चर। जब दुनिया काफ़ी के देश जो थे वो दूर दूर थे, संचार माध्यम और यातायात के साधन उतने विकसित नहीं थे, तो संस्कृतियां अक्षुण्ण हुआ करती थी, एक दूसरे पर कम ही प्रभाव डालती थी। कहीं सुमेर की सभ्यता थी, कहीं सिंधु घाटी की सभ्यता थी, कहीं मिस्र की सभ्यता थी। ये एक दूसरे पर कम प्रभाव डालती थी। लेकिन कालांतर में देखिए, मैंने कहा है कि सभ्यता भी संस्कृति का ही एक हिस्सा है, लेकिन उसमें बहुत तेजी से परिवर्तन होता है। तो इसलिए जब मैं सभ्यता की बात कहूँ तो ये मत सोचना कि मैं संस्कृति से भटक रहा हूँ। सभ्यता भी संस्कृति का ही भौतिक रूप होता है। तो ये सभ्यताएं जिनकी चर्चा मैंने की, इन्होंने एक दूसरे पर बड़ा कम प्रभाव डाला। आपको जान के आश्चर्य होगा कि भारत की धरती पे पहले सिंधु घाटी की सभ्यता आई, एक नागरीय सभ्यता थी, और बाद में वैदिक सभ्यता आई। उसके कई सालों बाद, सैकड़ों सालों बाद वैदिक सभ्यता आई, और वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। तो उससे पहले सिंधु घाटी की सभ्यता आई और वो लोग ज़्यादा विकसित थे, और वैदिक सभ्यता बाद में आई, वो लोग कम विकसित थे। लेकिन इन वैदिक सभ्यता वालों ने ऋग्वेद जैसे ग्रंथों की रचना कर दी, और उत्तर वैदिक काल में उपनिषद, ब्राह्मण और तमाम तरह के ऐसे ग्रंथों की रचना हुई जिसे आज भी हम पढ़ते हैं तो हमारी आत्मा को शांति मिलती है। तो इसलिए मैं अक्सर सोचता हूँ कि सिंधु घाटी की सभ्यता थी, और वैदिक जो थी वो एक संस्कृति थी, क्योंकि उसमें अमूर्त चीजों को ज्यादा गहराई के साथ आत्मसात किया गया था, और जिन चीजों की रचना की गई थी वो ज्यादा कलात्मक थी और दीर्घकालिक थी। इसलिए वैदिक सभ्यता से जुड़ी हुई जो चीजें थी वो संस्कृति के रूप में लगातार बढ़ती चली आई, आज भी चल रही है। और आज भी हम वैदिक सभ्यता के मूल बिंदुओं को छोड़ नहीं पाए हैं। वो भी आज हमारे जीवन दर्शन का और रोजमर्रा की जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आप गीता पढ़ते हैं तो आप देखिए कि उसमें उपनिषदों के बहुत सारी चीजों को शामिल किया गया है, और उन चीजों को एक जगह समाहित कर गीता की रचना हुई। इसका मतलब यह है कि चीजें निरंतर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, तीसरे से चौथे, पांचवें, छठे जनरेशन, 10वीं, 20वीं, 50वीं जनरेशन तक लगातार चलती रही। ये संस्कृति है। लेकिन सिंधु घाटी की सभ्यता में जो कुछ था वहीं रुक गया। वो चीजों को दूसरे जनरेशन तक ट्रांसफर नहीं कर पाए। तो संस्कृति में एक ऐसी चीज होती है जिसमें निरंतरता होती है, सतत प्रवाह होता है, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक हजारों सालों तक चलता चला जाता है। जब लोग हमारे धार्मिक ग्रंथों का मजाक करते हैं, खास करके अंग्रेजों के समय में इस पर काफी विवाद हुआ,
तो मेरे गुरु जी हैं, वो हमेशा ये कहते हैं कि उसमें कुछ बात तो रही होगी जो हजारों साल से चली आ रही है। आप एक झटके से उसे खारिज नहीं कर सकते। ऋग्वेद हो या फिर जो हमारे उपनिषद हैं, जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उनका खारिज नहीं कर सकते कि इसमें कुछ भी नहीं है काम की चीज़ें। अगर कुछ भी नहीं होता तो वो आज से 3-4 हजार साल पहले ही खारिज हो गया होता। आज तो बचा, आज तक थोड़ा बचा रहता वो। जो चीज़ें गैर जरूरी होती हैं, जिन चीज़ों में दम नहीं होता है, मूल्य नहीं होता है, वैल्यू नहीं होती है, उसको लोग तो अगले दिन ही भूल जाते हैं। अब इससे जुड़ी एक नए विषय पर चर्चा करते हैं। ये जैसा कि मैंने कहा कि 3 प्रमुख संस्कृति के 3 नए अंगों के बारे में आधुनिक काल में बड़ी चर्चा होती है। उसमें एक है मास कल्चर, दूसरा है पॉपुलर कल्चर और तीसरा है फॉक कल्चर। सबसे पहले मास कल्चर की बात करते हैं। मास कल्चर वो कल्चर जो मास मीडिया द्वारा लोगों के बीच में फैलाया जाता है। जब दुनिया भर में इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रक्रिया आरंभ हुई और यूरोप के कुछ विकसित देश इस क्षेत्र के सिरमौर बन गए, उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन किया। चीज़ों का जब बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा तो उन वस्तुओं के बाजार की तलाश शुरू हुई और बाजार की तलाश के क्रम में मास मीडिया का इस्तेमाल किया गया और मास मीडिया ने उन उत्पादों को दुनिया भर में पॉपुलर बनाया, लोगों को मोटिवेट किया, इनकरेज किया, लोगों को बताया कि ये उत्पाद बड़े अच्छे हैं, सस्ते हैं, आपके लिए आपने जो पहले जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया है उनसे ये बेहतर है। तो मास मीडिया ने इन उत्पादों को दुनिया भर में बाजार मुहैया कराया। तो और उसके आधार पर एक दुनिया भर में संस्कृति विकसित हुई जिसको कहते हैं मास कल्चर। आप भारत के किसी कोने में चले जाइए, जम्मू कश्मीर हो या तमिलनाडु हो, आप बिहार के सुदूर गांव में चले जाइए, आप उत्तर प्रदेश के किसी सुदूर गांव में चले जाइए, तमिलनाडु में जाइए, कहीं पे भी आप जाएं, उत्तर पूर्व में कहीं जाए, आप कहीं भी जाएं, कुछ चीज़ें कॉमन रूप से सभी लोग इस्तेमाल करते हैं। टूथपेस्ट है, टूथब्रश है, शर्ट पैंट है, शूज हैं, और ये नूडल्स हैं, खाने पीने की जो चीज़ें पश्चिमी सभ्यता से हमारे पास आई है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं। हमने इन चीज़ों को मास मीडिया के माध्यम से स्वीकार कर लिया और इन चीज़ों की वजह से एक मास कल्चर विकसित हो गया। अब दूसरा शब्द है पॉपुलर कल्चर। मास कल्चर से ही जुड़ा हुआ है ये। मास कल्चर उत्पादकता पे आधारित कल्चर है, यानी कि जब चीज़ों का बड़े पैमाने पे उत्पादन हो तो उसकी खपत के लिए एक मास मार्केट तैयार किया जाता है और जब वो मास मार्केट, वो जो बड़ी जनसंख्या जब उन चीज़ों का इस्तेमाल करने लगती है तो एक मास कल्चर को जन्म देती है, उस तरह की संस्कृति को जन्म देती है जो खास तरह के उत्पादों का उपभोग करती है। और इन उत्पादों को मोटे तौर पे ये माना जाता है कि मास मीडिया के द्वारा प्रमोट किया जाता है। पॉपुलर कल्चर थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन ये है मास कल्चर से ही जुड़ा हुआ मुद्दा। पॉपुलर कल्चर में कंजम्पशन महत्वपूर्ण हो जाता है। मास कल्चर के वो उत्पाद जिनको लोग बहुत बड़े पैमाने पे इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, यानी कि ये उन चीज़ों के कंजम्पशन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जिन चीज़ों को आप बड़े पैमाने पे पूरी दुनिया में जिन चीज़ों का इस्तेमाल शुरू हो जाता है वो वो पॉपुलर कल्चर का हिस्सा बन जाती है। फिल्म है, संगीत है, टीवी पे आने वाले बहुत सारे सीरियल्स हैं,
बहुत सारी किताबें हैं जो दुनिया भर में लोकप्रिय होती हैं। योग है, योग भी अब पॉपुलर कल्चर का एक हिस्सा है। तो दुनिया भर में जो चीज़ें लोगों के बीच में स्वीकार हो जाती है और उन चीज़ों को उपभोग करने वाले लोगों का एक सांस्कृतिक समूह बनता है, ये पॉपुलर कल्चर है। तीसरा कल्चर थोड़ा अलग है, जिसको फोक कल्चर या लोक संस्कृति कहते हैं। फोक कल्चर या लोक संस्कृति मुख्यतः दुनिया भर के उन कोनों में छोटी छोटी जनजातियों, आदिवासियों के समूहों द्वारा हजारों सालों से अक्षुण्ण रखते हुए विकसित किया जाता है। ये संस्कृति मुख्य धारा की संस्कृति से बिल्कुल अलग होती है। रीति रिवाज, रहन सहन, जीना मरना, गीत संगीत, खान पान, ये तमाम चीजें इनकी बिल्कुल अलग होती हैं। अब इसमें एक चीज महत्वपूर्ण है, जैसा कि मैंने कहा सभ्यता और संस्कृति की जब मैं चर्चा कर रहा था, तो संस्कृति के साथ एक हमेशा मूल्य जुड़ा होता है, हमेशा इसका एक नैतिक पक्ष होता है। सभ्यता के साथ नैतिक पक्ष जरूरी नहीं होता। एक सुदूर झारखंड के ग्रामीण क्षेत्र में एक आदिवासी है, वो लोक संस्कृति से जुड़ा हुआ है, लेकिन उसके मन में मनुष्य के प्रति दया भाव है, जीवों के प्रति उसमें दया भाव है, वो पर्यावरण के प्रति जागरूक है, लेकिन उसे शहरी कपड़े पहनना नहीं आता, वो शहरी रीति रिवाजों को नहीं जानता। दूसरी तरफ एक बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति है, धनाढ्य है, वो शहरी रीति रिवाज को भली तरह जानता है। उसे पता है शराब कैसे पी जाती है, उसे पता है 5 स्टार होटल में खाना कैसे खाया जाता है, उसे पता है टाई कैसे बांधी जाती है, उसे मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल भी बड़ा भली भांति आता है। वो लोगों से बातचीत के तरीके जानता है, उसकी भाव भंगिमा, उसके हाव भाव बड़े ही मनमोहक हैं। सभ्य हो सकता है, लेकिन उसने एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाई है और उस फैक्ट्री में जो उत्पाद होते हैं उससे पर्यावरण को बड़ा नुकसान पहुंचता है। वो अपने मजदूरों को सही वेतन नहीं देता है। उसकी गतिविधियां, वो अपनी पत्नी के प्रति ईमानदार नहीं है, वो अपने देश, समाज और अपने परिवार के प्रति ईमानदार नहीं है। ऐसा व्यक्ति सभ्य हो सकता है, सुसंस्कृत नहीं हो सकता। लेकिन वो आदिवासी सभ्य नहीं होगा, लेकिन सुसंस्कृत होगा। तो संस्कृति और सभ्यता के एक बेहतर एग्जाम्पल के रूप में मैंने इसे प्रस्तुत किया। संस्कृति हमारे मन के अंदर जो चीजें बैठी हुई है उसका सकारात्मक पक्ष है, जो हमारे जीवन की, रोजमर्रा की जिंदगी की दशा दिशा निर्धारित करती है, वो संस्कृति है। और जब लोक संस्कृति की चर्चा होती है तो उसको आपने देखा होगा कि भारत सहित दुनिया के तमाम देशों में लोक संस्कृति को बचाने की बात होती है। इसलिए बचाने की बात होती है क्योंकि ये सभ्यता नहीं है, ये संस्कृति है, ये हजारों सालों से चली आ रही है और इसमें कुछ ऐसे मूल तत्व, ऐसी कुछ मूल्य, ऐसे कुछ अच्छी चीजें इसमें समाहित होती हैं कि आप इन्हें मुख्य जो मास कल्चर है, जो पॉपुलर कल्चर है, जो या फिर जो मुख्य सांस्कृतिक धाराएं हैं उसमें उसको शामिल करना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पे झारखंड के आदिवासियों को ही लीजिए, उनका प्रकृति प्रेम जग जाहिर है। पेड़ पौधों, पहाड़ों, नदियों, सबकी पूजा करते हैं। कर्मा पूजा, सरहुल और दूसरी जो उनकी जो धार्मिक क्रियाकलाप है उसमें देखिए प्रकृति के साथ उनके सीधे संबंधों को, एक दूसरे के प्रति जो सम्मान का भाव होता है वो परिलक्षित करने वाले मुद्दे शामिल होते हैं। तो जो लोक संस्कृति है उसको किस
किस तरह से मुख्य धारा की संस्कृति में जोड़ा जाए और कैसे उसे बचाया जाए, ये बड़ा गंभीर विषय होता है। इस पे दुनिया भर में चर्चा हो रही है। दो चीजें हमारी जो संस्कृति की जो मूल धाराएं हैं, जो हजारों सालों से चली आ रही हैं, उसको प्रभावित करती हैं, मास कल्चर और पॉपुलर कल्चर। चूंकि ये दोनों संस्कृतियां सीधे तौर पे उपभोक्तावाद से जुड़ी हुई हैं, बाजार से जुड़ी हुई हैं, और दूसरे शब्दों में कहें तो ये सांस्कृतिक उपनिवेशवाद का एक रूप है, जिसमें बड़ी संस्कृतियां छोटी संस्कृतियों को हड़प जाती हैं और उनको इस तरह से प्रभावित करती हैं कि छोटी संस्कृतियां हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं। तो आज के इस लेक्चर में मैंने संस्कृति के विविध पक्षों को समझाने की कोशिश की। एक बड़ी अच्छी सी किताब है, आपको मौका मिले तो जरूर पढ़िए। संस्कृति के 4 अध्याय, रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है। आप इसे पढ़ेंगे तो संस्कृति के मूल बिंदुओं को, भारतीय संस्कृति के मूल बिंदुओं को, जो हमारी आत्मा में हजारों सालों से निरंतर बहती चली आ रही हैं, उसको समझने में आपको सुविधा होगी। इस बात को, आज के इस लेक्चर को खत्म करने से पहले मैं फिर अपनी पुरानी बात पर लौटता हूँ कि संस्कृति हमारे मन से जुड़ी हुई चीज है। ये वो है जो हमारी आत्मा में अंतर